नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.एस. चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 16 सितंबर है और आज के दिन को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस के उपलक्ष्य में आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और वो इसलिए क्योंकि हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि अभी तक हमारे साथ ओजोन गैस बनी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये गैस हमारे साथ भविष्य में भी बनी रहे ताकि हम लंबे समय तक पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर सकें। और ये गैस हमारे साथ लंबे समय तक बनी रहे, इसके लिए हमारा पूरा जो विश्व है वो कई प्रयास कर रहा है और उनमें से एक प्रयास ये है कि 16 सितंबर को हर वर्ष हम विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, या वर्ल्ड ओजोन डे हम कह सकते हैं, या एक इसका जो दूसरा और बिल्कुल सही नाम है वो है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ये इसका नाम है। तो इन दोनों में से किसी भी नाम से हम इसको पुकार सकते हैं और ये दिन आज हम मनाते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं ओजोन से संबंधित कई सारे पहलुओं को इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने वाला हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले शुरू करेंगे ओजोन जो गैस है वहां से। तो जो ओजोन गैस है ये या तो जर्मन शब्द है ओजोन, या ग्रीक वर्ड है ओजीन, इससे बना है। और इस शब्द का मतलब होता है सूंघना। ये इसमें क्या हल्की स्मेल आती है, तो इस वजह से टू स्मेल इसका मीनिंग होता है। और ये जो शब्द यूज किया था ओजोन, वो सबसे पहले एक जर्मन स्विस केमिस्ट थे जिनका नाम था C.F. शॉनबिल। तो उन्होंने 1839 में इस गैस को आइडेंटिफाई किया था और ये शब्द इसके लिए सबसे पहले रखा था। और ये जो ओजोन है वो बेसिकली ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलकर बनते हैं, इसलिए इसको O3 लिखते हैं। ऑक्सीजन O2 कहते हैं, इसको हम O3 कहते हैं। ऑक्सीजन के 3 अणु इसके अंदर हैं। अगर हम इसके कलर पर देखेंगे तो पेल ब्लू कहते हैं, हल्का सा ब्लू होता है, हल्का ब्लू कलर इसका इस गैस का होता है, इसलिए हम पेल ब्लू कहते हैं। ये जो गैस है, हम सब जानते हैं कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें, जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज A, B और C, इस तरह की जो गैसें होती है उनसे हमारी रक्षा करता है। ये जो गैस है ओजोन, वो एक परत के रूप में समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। और वो गैस क्या करती है, जब ये किरणें यहाँ नीचे की तरफ पृथ्वी की तरफ आ रही होती है सूर्य से, तब वो जो UVC है उसको तो 100% एब्जॉर्ब कर लेती है, UVB है उसको 95% तक एब्जॉर्ब कर लेती है, और UVA वो भी 5% तक उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी वो धरती तक आने नहीं देती है। और ये सारी जो गैसें हैं और ये सारी जो किरणें हैं, ये किरणें बहुत ही हानिकारक होती हैं, बहुत गर्म होती है। सभी तरह के जीवों, वनस्पति और सबके लिए ये किरणें बड़ी हानिकारक होती है, और इन किरणों को वो वहां पे रोक लेता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये पृथ्वी का रक्षा कवच है, डिफेंस आर्मर है ये गैस, या पृथ्वी का छाता, अम्ब्रेला ऑफ द वर्ल्ड भी हम इसको कह सकते हैं। इस तरह से हम इसको समझ भी सकते हैं कि इससे आने वाली किरणों को ये रोक लेता है वहीं पे। ये वैसे ही जैसे तेज धूप में हम छाता लेकर उस धूप से बच जाते हैं तो हमें कितनी रिलीफ मिलती है उससे, बस सेम टाइप की कंडीशन यहाँ पृथ्वी पर भी है। तो इसलिए हम इसको रक्षा कवच या पृथ्वी का छाता, अम्ब्रेला ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ओजोन लेयर। ये जो ओजोन लेयर है ये एक गैस की एक पतली परत है और वो पाई जाती है समताप मंडल के अंदर। कभी कभार हमें ऐसे जब जब वायुमंडल की परतें पढ़ाते हैं तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल भी एक अलग से मंडल बता दिया जाता है। वो अलग से कोई मंडल नहीं है, वो समताप मंडल का ही हिस्सा है। और उसी समताप मंडल में आप देख सकते हो 20 किलोमीटर से लेके ये 30-35 किलोमीटर तक वाला जो दायरा है, जहां पर ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसका कंसंट्रेशन वहां पर सबसे ज्यादा है। पर हम जानते हैं कि 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की जो हाइट है वहां पर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, समताप मंडल जिसको हम कहते हैं, और इससे नीचे फिर ट्रोपोस्फेयर होता है, क्षोभ मंडल जिसको हम कहते हैं। तो ये औसतन हम मान सकते हैं कि 20 से 35 किलोमीटर का दायरा जहाँ है वहां पर ये गैस सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और वहीं पर वो गैस सूर्य से आने वाली इन किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है और वापस रिफ्लेक्ट कर देती है अंतरिक्ष में, स्पेस में, वो धरती तक नहीं पहुंचती है। तो इसलिए ये जो गैस है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन पिछले कुछ सदियों में हुए अंधाधुंध विकास की वजह से
इस गैस में कमी आ रही है और वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि प्रति वर्ष 0.5% ओजोन जो है वो कम हो रही है और अंटार्कटिका के ऊपर तो ये 20 से 30% तक कम हो चुकी है, ऐसा भी हमारा मानना है। और ये मूलतः अंटार्कटिका के ऊपर होता है और फिर जब ये गैस वहां खत्म हो जाती है तो उसमें एक छेद दिखाई देता है हमें, एक पर्टिकुलर जगह होती है जहां से पूरी वो गैस खत्म ही हो जाती है, उसको हम छेद कहते हैं। और कुछ स्थानों पर गैस जहाँ बिल्कुल खत्म हो जाती है वहां पे वो छेद बन जाता है, वहां वो गैस नजर ही नहीं आती। जैसा कि मैंने कहा कि हल्के ब्लू कलर की होती तो दिखाई देती है, तो फिर वो जो गैस है वो वहां से हट जाती है तो वो एक हॉल बन जाता है, उसको हम ओजोन छेद कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये क्यों खत्म हो जाती है, तो इसके लिए कुछ ऐसी हानिकारक गैसें हैं जो हम इस पिछले जो हमारा विकास का दौर चला है 100-150 सालों का, उसमें हमने ये सारी गैसें बाहर निकाली और विशेष तौर पर अगर हम पिछली सदी की बात करें तो उसमें हमने ये बहुत सारी गैसें बाहर निकाली जिसमें से सीएफसी का नाम सबसे इम्पोर्टेंट है। ये गैस इस ओजोन के विनाश के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, मिथाइल ब्रोमाइड की बात करें, हेलोजेनेट जो हाइड्रो कार्बन है उसकी हम बात करें, तो ये सारी जो गैसें हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होती है और ये सारी गैसें मिलकर इस ओजोन का विनाश करती है, लेकिन सीएफसी उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस हम मानते हैं। अब सवाल यह है कि चलो ओजोन का विनाश हो रहा है और ये पराबैंगनी किरणें धरती पर आ रही है तो उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला प्रभाव जो सीधा हम पे पड़ता है, देखिए ये अल्ट्रावायलेट रेज हमसे टकराएगी तो हमारी स्किन कैंसर की समस्या बढ़ेगी और ये मूलतः जिनकी जो गोरी चमड़ी वाले लोग हैं उनके सामने ये समस्या बहुत ज्यादा है और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं कि जो जिनकी स्किन काली है, डार्क स्किन है, उनके ऊपर ये नहीं प्रभाव पड़ता, गोरी स्किन में ज्यादा पड़ता है, बाकी सबके ऊपर ये इस तरह का पड़ता है, सीधा प्रभाव है। दूसरा अगर हम देखें तो हमारी आंख में कैटरेक्ट, मोतियाबिंद जिसको हम कहते हैं, वो समस्या भी इस वजह से, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से बढ़ती जा रही है। इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम पूरा खराब हो रहा है, हमारा डीएनए पूरा डैमेज हो रहा है, ये किरणें नीचे की तरफ आती है तो सारे जीवों पर नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, सारे वेजिटेशन और पूरा इकोसिस्टम एक तरह से तबाह होने वाली बात हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो सभी तरह के जीवों पर इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें दिखाई देता है। फिर ये गर्म है बहुत ज्यादा और नीचे आएगी तो टेम्परेचर भी बढ़ाएगी, ग्लोबल वार्मिंग को भी किसी तरह से इंक्लूड होने में उसका अपना इनपुट दे सकती है और ग्लोबल वार्मिंग जब होगी तो बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट उसके फिर आएंगे, तो एक बहुत बड़ी समस्या एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे सामने ये खड़ी। अब हम थोड़ा सा पीछे जाके इसकी स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं कि सीएफसी कहाँ से आई। सीएफसी का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इसको 1928 में, कहीं कहीं 1929 भी लिखा है, तो 1928 में थॉमस मिजले, ये अमेरिकन थे और अमेरिका की एक वाहन बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है जनरल मोटर्स, उसके अंदर काम करते थे और इन्होंने एसी के लिए, एयर कंडीशन जिसको कहते हैं, उसके लिए इस गैस की खोज की थी। तो इस सीएफसी की खोज का श्रेय इनको जाता है। अब इस गैस की सबसे खास विशेषता ये थी कि ये ज्वलनशील नहीं थी, दूसरा ये केमिकली रिएक्ट नहीं करती किसी दूसरी गैस के साथ में, दूसरी चीजों के साथ में रिएक्शन नहीं देती है, और तीसरा नॉन टॉक्सिक है, जहरीली नहीं है। अब अज्वलनशील है, अक्रिय है, मतलब किसी के साथ क्रिया नहीं करती और जहरीली नहीं है, तो अब इससे अच्छा क्या हो सकता है, तो बहुत अच्छी गैस मानी गई और इसको एक आदर्श प्रशीतक के रूप में हमने यूज किया, आइडियल गैस यूज फॉर रेफ्रिजरेटर्स। जितनी भी ठंडी करने वाली चीजें हैं उसके लिए इस गैस को आदर्श मान लिया गया अपनी विशेषताओं के कारण, और फिर धड़ल्ले से इस गैस का इस्तेमाल शुरू हो गया, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, एयर कंडीशनर हो, पैकेजिंग हो, इंसुलेशन, मेडिकल इंडस्ट्री, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री सारी। अब जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आपने देखा सेविंग क्रीम हम लगाते हैं, तो लगाते ही हमें ठंडा महसूस होता है, कारण क्या है, कोई और क्रीम भी हम लगाते हैं, हमें लगाते ही महसूस ठंडा महसूस होता है, कारण उसमें सीएफसी है, इस वजह से वो ठंडा महसूस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया भर में ठंडा करने वाली जितनी भी चीजें काम में ली जा रही है उन सब में सीएफसी का धड़ल्ले से यूज हुआ, क्योंकि अब तक हमें ये पता है कि ये गैस किसी तरह से हमारे लिए कोई हानिकारक नहीं है, तो हम इसका धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। लेकिन 1970 का जो दशक था उसके शुरुआती दौर में दो व्यक्ति हमारे सामने आते हैं और वो दोनों अमेरिकन हैं, अमेरिका के केमिस्ट हैं, और इसमें से एक था सेबुड रोलैंड और दूसरे थे मारियो मोलिना। ये दोनों जो 70 अर्ली 70 का जो डिकेड है उसके अंदर रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके हमें बताते हैं और एक थ्योरी देते हैं, और वो थ्योरी क्या है, वो थ्योरी ये है कि जो सीएफसी है, ये सीएफसी समताप मंडल के अंदर, और इस सीएफसी के अंदर मुख्य तो जो क्लोरीन है सबसे ज्यादा इफेक्ट उसका पड़ता है,
वो क्लोरीन क्या करता है, समताप मंडल के अंदर ये जो ओजोन गैस है उसको लार्ज लेवल पर डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है, ओजोन ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स उसको खत्म कर देता है। और ये जो इनका रिसर्च वर्क था ये 1974 में नेचर करके एक बहुत ही प्रख्यात जर्नल है विश्व का, उसमें ये पब्लिश हुआ। और फिर 95 में इन दोनों को नोबेल प्राइज भी मिला केमिस्ट्री में अपने योगदान के लिए। और ये जो थ्योरी थी इनकी, इस थ्योरी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। मतलब पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी उस समय कि जिसको हम बहुत अच्छा मान रहे थे 1928 से लेके 1974 तक 74 तक, वो इतना बुरा निकला और वो हमारे लिए इतना खतरनाक साबित हो चुका। मतलब दुनिया भर में इस चीज की चर्चा शुरू हो गई कि ये क्या हो गया, अनजाने में ही सही। अब इनकी जो थ्योरी है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होगा। मान लेते हैं ये CFC है, इसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है और कार्बन है, सभी के अणु इसमें मिले रहते हैं। अब सपोज करिए ये सूर्य है और इससे जो अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ आती है वो अल्ट्रावायलेट रेज किससे टकराती है, इससे CFC से टकराती है और उससे क्रिया करके ये जो क्लोरीन है वो उससे अलग कर देती है। अब ये क्लोरीन क्या करता है वो देखिए। मान लिया ये ओजोन है, ओजोन को O3 कहते हैं। अभी मैंने कहा कि इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं। अब ये इसके साथ क्रिया करती है, इसके साथ क्रिया करेगी तो क्या करेगी, इस O को यानी कि जो एक और O+O+O यानी कि O3, तो इस एक O को ये यहाँ से अलग कर देती है। अब O3 में से एक O अगर निकल गया तो अब पीछे क्या बचता है, O2 यानी कि वो ऑक्सीजन बन गया। और याद रहे ऑक्सीजन किसी तरह से उन अल्ट्रावायलेट रेज को वहां एब्जॉर्ब करने में सक्षम नहीं है, वो O3 ही कर सकती है ये काम, लेकिन आपको O2 में कन्वर्ट हो गई तो वो ये काम करना बंद कर देगी। दूसरी चीज आगे समझते हैं कि ये O अलग हुआ क्लोरीन के साथ मिलकर, वो अगर किसी और O के साथ क्रिया करने लग जाए तो क्या होगा, और इसका क्या होगा, तो किसी और O के साथ अगर ये क्रिया करेगा तो वो तो O2 बन जाएगी वापस, ऑक्सीजन जिसको हम कहते हैं, और ये इससे अलग हो जाएगी। और अलग होने के बाद ये फिर अपना एक और नया काम शुरू कर देगी। अब इस O2 के साथ में क्या होगा, अगर कोई और एक O इसके साथ क्रिया करेगा तो वापस O3 में बदल जाएगी। मतलब ये एक ऐसी O2 से O3 में बदलने की क्रिया, O3 से O2 में बदलने की क्रिया और O3 से O में बदलने की, ये सब ऐसी क्रिया जो नेचुरली होती रहती है, हर जगह होती रहती है, इतिहास के हर दौर में ये होती रहती थी। तो ये इन्होंने समझाया कि ये वहां इस तरह की क्रिया ये क्लोरीन जो है वो करती है। अब देखिए 1985 में जैसे ही 1974 में इन्होंने ये कहा कि भाई ये सब ये ऐसा गड़बड़ हो रहा है, तो फिर इसका पता लगाना बहुत जरूरी था। और इसका पता लगाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक दल बनाया जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश आर्कटिक सर्वे, और इस दल को अंटार्कटिका पे भेजा। और अंटार्कटिका पे 85 में इन्होंने रिसर्च करके बताया कि बिल्कुल सही है, ये दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। वो वहां पे ये ओजोन जो है वो खत्म हो रही है धीरे धीरे, और उसका कारण ये CFC है। तो इस पूरी थ्योरी को सही साबित माना 85 के अंदर। अब हमारे सामने इसके संबंधी कई सारे तथ्य निकलकर सामने आए कि ये जो ओजोन में डिप्लेशन देखने को मिलता है वो सबसे ज्यादा डिप्लेशन कब देखने को मिलता है, अगस्त से नवंबर के बीच में, या कहीं कुछ रेफरेंसेस में अगस्त से अक्टूबर के बीच में भी लिखा हुआ मिलता है, पर ठीक है। और एक बात यहाँ ये भी ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा जो पीक इसका डिप्लेशन का जो टाइम है वो अर्ली अक्टूबर के अंदर, यानी कि अक्टूबर महीने के अंदर ये जो डैमेज है इसका और वो सबसे ज्यादा देखा जाता है, ऐसा हमें पता चला। अब सवाल ये है कि इसी महीने में क्यों दिखाई देता है और अंटार्कटिका के ऊपर ही क्यों दिखाई देता है, अपन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखिए 85 के अंदर ही एक और चीज हुई, क्योंकि 74 में हमें पता चल गया था कि ये सब गड़बड़ हो रहा है, तो 85 के अंदर ही 1985 के अंदर ही हमने एक वियना कन्वेंशन का आयोजन किया। तो उसको हम वीना कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। वीना यहाँ एक देश है ऑस्ट्रिया, यूरोप में, उसकी राजधानी, उसके अंदर हुआ था, इसलिए इसको वीना कन्वेंशन कहते हैं। तो वीना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, अब हमें पता चल गया था कि ओजोन लेयर को बचाना है, तो उस पर हमने ये एक कन्वेंशन किया और लगभग 28 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। अब ये देखिए क्या है, द मीटिंग कॉल फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द रिसर्च इन्वॉल्विंग ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल्स, इसको ODCs कहते हैं, एंड एम्पावर्ड द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसको UNEP हम कहते हैं, टू lay the groundwork for the Montreal Protocol। तो इसने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए एक बैकग्राउंड भी तैयार किया। तो सबसे पहली चिंता जो जाहिर की गई ओजोन को बचाने संबंधी वो वियना कन्वेंशन से शुरू होती है 1985 में, और 1985 में ही वो
वो पता भी चला कि हाँ बिल्कुल ये ओजोन का विनाश हो रहा है अंटार्कटिका के ऊपर। अब हम देखते हैं कि यहाँ देखिए इस तरह से ये इसका विनाश होता है, और उस विनाश को आप यहाँ देख सकते हैं। 96 से ये इमेजेस अवेलेबल है हमारे पास में, इससे पहले की भी अलग अवेलेबल है, लेकिन हम 96 97 में देखें धीरे धीरे देखिए ये किस तरह से हर साल में अलग अलग उसका इम्पैक्ट नजर आता है। 2002 में हालांकि बहुत कम इम्पैक्ट इसका देखा गया था, फिर बढ़ गया, वापस बढ़ गया 2012 में देखिए। अच्छा ये जो इसका कंसंट्रेशन है वहाँ, उसको डीयू में डॉप्सन यूनिट कहते हैं इसको, तो डॉप्सन यूनिट के अंदर इसको शो किया जाता है। अभी डॉप्सन यूनिट देखिए 100, 150, 200 तक ये बहुत ही कम है। 250 से ये 350 के बीच वाला, या लगभग हम कहें 300 के आसपास जब इसके मान आता है, इसकी वैल्यू आती है, तो वो अच्छी स्थिति मानी जाती है। 300 से 350 से ज्यादा तो बढ़ रही है तो और अच्छी ही बात है, लेकिन अगर ये 300, 250 इससे कम हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। और आप देखिए ये सारे ये बीच वाले जो हॉल है वो सब इधर ही जा रहे हैं, इसका मतलब वो हॉल बन रहे हैं, बड़े बड़े हॉल बन रहे हैं सारे। और ये जो डॉप्सन यूनिट है उसको हम डीयू को डॉप्सन यूनिट कहते हैं। ये इज अ मेजरमेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ ट्रैक गैस इन अ वर्टिकल कॉलम थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो इसको हम डॉप्सन यूनिट कहते हैं। ये कंपटीशन में पूछते हैं कभी कभी किस यूनिट में उसको पाया जाता है। अब अगले सालों में देखिए 2014 में कितना बड़ा हॉल बन रहा है, फिर आप 15 में देखिए 16, 17, 18, 19, इसी तरह से आप 2019 में ये जो हॉल है काफी बड़ा दिखाई दिया यहाँ पर। इस तरह से हम ये सारे देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े हॉल बन जाते हैं और वहां वो पूरी गैस जो है वो खत्म सी हो जाती है। अब देखिए 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ। अब हम आते हैं सीधा 16 सितंबर जो कि आज की तारीख है, और आज के इसी तारीख को हम ये मना रहे हैं। सितंबर 16 1987 की बात है। कनाडा में एक शहर है मॉन्ट्रियल, इसीलिए इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर, इस नाम से ये एक यहाँ प्रोटोकॉल होता है मॉन्ट्रियल के अंदर। अब ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी, अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जो फोर्स में कब आता है जनवरी 89 में, that aimed to regulate the production and use of chemical that contribute to the depletion of Earth's ozone layer। मतलब साफ है कि ओजोन परत का विनाश करने वाले जितने भी केमिकल हैं उनके प्रोडक्शन को रेगुलेट करना। रेगुलेट करने का मतलब होता है कानून बनाकर नियंत्रित करना उनको। तो उन सब चीजों को नियंत्रित कर दिया जाए ताकि वो आउटपुट उनका कम हो जाएगा और वो फिर ओजोन गैस को बचाएंगे। ऐसा समझौता इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हुआ, जिस पर इनिशियली 46 देशों ने साइन किए थे, और वर्तमान में यूएन के जितने मेंबर हैं सभी ने इस ट्रीटी के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब ये जो 16 सितंबर है उसके लिए ये हम ओजोन डे जो है वो मनाते हैं। और 1994 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, उसने ये घोषणा की कि ये 16 सितंबर जो है इसको हम ओजोन दिवस के रूप में मनाएंगे, या इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। क्यों मनाएंगे? सीधी बात है, हम हर डे जिस हिसाब से मनाते हैं उसी के लिए फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग द ओजोन लेयर डिप्लेशन। जो ओजोन परत का विनाश हो रहा है उसके प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए हम उसको कर रहे हैं, और उसका सॉल्यूशन ढूंढे, उसकी रक्षा करने की कोशिश करें, इसके लिए हम अवेयरनेस फैलाने के लिए हम ये कर रहे हैं। ये हर साल किसी न किसी थीम पे मनाया जाता है। 2021 की जो थीम है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीनेस कूल, ये इस नाम से ये इस थीम पर ये इस साल मनाया जा रहा है। अब आप देखिए अभी जो लेटेस्ट डेटा है वो क्या कह रहा है। ये जो इमेज है ये वापस देखिए, ये वाला कलर है, यहाँ कलर चेंज हो गया। ये जो कलर है वो शो कर रहा है कि हॉल कितना बड़ा है, और ये सारी जो ये इमेज जो आपको दिखाई दे रही है ये 2020 की है। अब यहाँ आप ये लाइन पढ़िए, बड़ी ही चौंकाने वाली है। In 2020, Antarctic ozone hole grew rapidly from mid-August, मध्य अगस्त से वो जो हॉल है वो बड़ा तेजी से उसका विकास हुआ, and peaked at around 24.8 यानी कि 25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आप कह दीजिए ऑन 20 सितंबर। सबसे बड़ा था 20 सितंबर 2020 को, लगभग 25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लंबा था, मतलब ऑलमोस्ट उतना एरिया जितना कि अंटार्कटिका का पूरा एरिया है, तो उसमें पूरा कवर, इतना बड़ा हॉल बना था। और इस हॉल के लिए ये कहा जाता है कि इट वाज द लॉन्गेस्ट लास्टिंग एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट हॉल सिंस द ओजोन लेयर मॉनिटरिंग बिगेन 40 इयर्स अगो। 40 साल से जब हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं तब से हमें ऐसा पता लग रहा है कि ये सबसे बड़ा था 2020 में। अब एक तरफ सारी चीजें आ रही है कि कोविड था, अब फैक्ट्रियां बंद हो गई थी और वो सारी चीजें हैं, और 2020 में ये फिर इतना बढ़ गया, बात तो सोचने वाली है और बिल्कुल सही भी है।
अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ देखिए ये जो रीजन है पूरा, इसमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन देखने को हमको मिलता है। ये देखिए 100 डॉप्सन के आसपास यहाँ पर चला गया। अब यहाँ इसको समझे 100 डॉप्सन का मतलब जैसे 300 डॉप्सन, मतलब ये है कि वो जो गैस है उसकी मोटाई 3 mm के बराबर होगी, तो वो 300 डॉप्सन कहलाता है, वो ठीक है। लेकिन ये 100 mm मतलब 1 mm पतली रह गई है वो। अब 1 mm पतली रह गई, इसका मतलब वो सारी अल्ट्रावायलेट रेज को वो वहां एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और वो बिल्कुल नीचे की तरफ चली जाएगी। ये डॉप्सन यूनिट का मतलब है। ये एक और इमेज इस तरह की 2020 की सितंबर की है, जारी की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि हॉल बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब टोटल अंटार्कटिका से भी बड़ा हो गया एक तरह से। लेकिन एक और रिपोर्ट है जो यूएन ही जारी करता है, और उसमें ये कहा जाता है कि जो लेटेस्ट साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लेशन है, उसको अगर हम देखें जो 2018 में देखी गई थी, हालांकि क्योंकि जो 20 वाले डेटा है बाद में, 19 वाले डेटा बाद में, ये 18 तक की है, वो ये कह रही है कि द ओजोन लेयर हैव रिकवर्ड एट अ रेट ऑफ 1 to 3% पर डिकेड सिंस 2000 से ये जो ओजोन है वो रिकवर कर रही है 1 से 3%, 10 सालों में 1 से 3% वापस रिकवर हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस हिसाब से जो नदर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध जो है, और जो मिड लिटिट्यूड बीच वाले जो अक्षांश हैं, उनमें ये 2030 तक पूरी तरह से हील हो जाएगी वापस। सदर्न हेमिस्फीयर में ये 2050 तक होगा दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, और पोलर रीजन में 2060 तक वापस जितनी पहले नेचुरल ओजोन थी उतनी वापस आ जाएगी। ऐसा इस साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लेशन जो 2018 में रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया था। लेकिन अचानक फिर 2020 में तो ये बहुत बड़ा बन गया, तो अब इस रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए, और लाजमी भी है, होने भी चाहिए। अब फिर सवाल यह है कि सीएफसी के बगैर हम क्या करें, हमें ठंडे तो करना ही है सारी चीजें, तो इसके कुछ अल्टरनेट आ गए हैं, वो है एचएफसी है, पीएफसी है, SF6 है, ये इस तरह के अल्टरनेट इसके मौजूद है। लेकिन हाँ, ये ओजोन का विनाश तो नहीं करते हैं, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग करता है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, सीएफसी का इस्तेमाल करेंगे तो ओजोन का विनाश होगा। कहीं ना कहीं हमें बहुत सोचना पड़ेगा इन सब चीजों के बारे में, अदरवाइज ये दोनों ही रास्ते हमें कहीं कहीं हमें नुकसान ही पहुंचाएंगे एक तरह से। अब हम लास्ट बात ये करते हैं कि ये सारा मैं कह रहा हूँ अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर वो महीनों में क्यों होता है, और प्लस अंटार्कटिका पर ही सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है, और क्या कहीं दुनिया की दूसरी जगहों पर नहीं होता है? दुनिया की दूसरी जगहों पर भी होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा हमें नजर अंटार्कटिका पे ही आता है, हम वहां उसको फील कर सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से। बाकी दुनिया में भी होता है लेकिन वहां आसानी से इतना नजर नहीं आता। उसका रीजन ये है कि अंटार्कटिका पर ये जो घटना घटती है वो पर्टिकुलर एक टाइम बाउंड घटती है, अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर ही घटती है, तो वहां हमें एक साथ वो नजर आ जाती है। बाकी दुनिया में साल भर ये घटना घटती होगी, हमें दिखाई नहीं देती, उतना एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हम, क्योंकि ऊपर वायुमंडल में ये घटनाएं सारी घटती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अंटार्कटिका पे ही क्यों हो रहा है, उसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब इसका जो आंसर है वो ढूंढा वो हमें फिर मिलता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उस घटना से। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, जैसे मैं 21 जून की बात कर रहा हूँ तो इस समय सूर्य सीधा चमक रहा होता है कहाँ पे, कर्क रेखा पे। इसका मतलब ये है कि नदर्न हेमिस्फीयर इस समय बहुत ठंडा होता है, यहाँ ठंड बहुत हो रहा है, और अंटार्कटिका ऑलरेडी ठंडा है, ध्रुव पर है, प्लस वो ऊंचा भी है, वो कॉन्टिनेंट है, आर्कटिक महासागर कॉन्टिनेंट नहीं है तो इतना ऊंचा नहीं है। लेकिन ये तो अंटार्कटिका जो है वो तो एक महाद्वीप है, तो वो ऊंचा है, ऊंचा होने की वजह से वहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। और वो जो ऊंचा जो है उसके ऊपर वाले वायुमंडल के अंदर कुछ ज्यादा हाइट पर नहीं, बहुत कम हाइट पर ही बादल बनते हैं इस समय, और वो बर्फीले बादल होते हैं, सारे बर्फ के कण जैसे बादल वहां उड़ते रहते हैं, कुछ इस तरह से वो दिखाई देते हैं, कुछ इस तरह की उनकी इमेजेस होती है। अब ये बादल क्या करते हैं यहाँ पे, बर्फ के बादल जो बनते हैं, और क्यों बन रहे हैं पता है ना, सूर्य भी दूर है इस वजह से, तो वहां ये जो बर्फ के बादल ऊंचे वायुमंडल में बनते हैं वो क्या करते हैं, उस सीएफसी में जो क्लोरीन होती है, उस क्लोरीन पर बर्फ जम जाता है एक तरह से। आप बहुत नॉर्मल शब्दों में समझे, साइंटिफिक सारा मसला है ये, पर मैं नॉर्मल शब्दों में आपको समझा रहा हूँ कि उस क्लोरीन के अणु के ऊपर, एटम के ऊपर वो बर्फ जम जाती है। तो फिर क्या करेगी वो किसी दूसरी ओजोन के साथ में उसको क्रिया नहीं करने देगी, क्योंकि उसको खुला होना बहुत जरूरी है, पर वो अभी बर्फ के अंदर दबी हुई है, उसके ज्यादातर मॉलिक्यूल जो है वो बर्फ के अंदर दबे हुए हैं। अब यहाँ तब तक तो ठीक है, हम कहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि उसने दबा दिया और वो रिएक्ट नहीं कर पा रही और ओजोन का विनाश भी नहीं कर पा रही है। लेकिन क्या होता है,
21 जून के बाद में सूर्य वापस धीरे धीरे जुलाई अगस्त सितंबर वापस धीरे धीरे साउथ की तरफ जाना शुरू कर देता है, वो सीधा चमकना साउथ में शुरू कर देता है। अब जैसे ये धीरे धीरे साउथ की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, यहाँ गर्मी बढ़ेगी और गर्मी बढ़ते ही वो बर्फ पिघल जाती है। अब तक जिस बर्फ ने उस क्लोरीन के अणुओं को अपने अंदर दबा रखा था, अब वो टेम्परेचर जैसे ही हटता है एक साथ वो अणु सारे बाहर आते हैं और एक साथ ओजोन पे अटैक कर देते हैं, तो एक साथ वो सारी ओजोन वहां पर क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। इस वजह से वो हॉल जो है वो अगस्त से बनना शुरू होता है, सितंबर अक्टूबर में सबसे ज्यादा वो दिखाई देता है, देन नवंबर में। हालांकि सबसे ज्यादा वो अक्टूबर में, नवंबर में, अगस्त में, ये यही वो समय होता है, पीक टाइम यही होता है जब वो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तो उस समय वो वहां पे सबसे ज्यादा दिखाई देता है और फिर वो धीरे धीरे वापस वो ओजोन क्लोरीन जो है वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे वापस हील होना शुरू हो जाता है और नवंबर दिसंबर में वो फिर वापस से हील होना शुरू हो जाता है। तो जो छेद बनता है वो फिर से हील हो जाता है और उसके बाद फिर हमें नजर आएगा, फिर अगले साल ये घटना फिर से घटेगी। वही वापस जो अप्रैल जून जुलाई आएंगे तो वो सारा वहां जो क्लोरीन है वो बर्फ में दब जाएगी, फिर जैसे अगस्त शुरू होगा वापस वो सारी एक साथ बाहर निकलेगी, फिर अटैक करेगी। एक नेचुरल घटना है जो शायद सदियों से ही घटती आ रही होगी। फिर सवाल यह है कि नेचुरल घटना है तो हम उसको दोष क्यों दे रहे हैं और हम इसको क्यों इतना खतरनाक मान रहे हैं? इसलिए क्योंकि सीएफसी का जो उत्पादन है वो हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं और वायुमंडल में उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, और वायुमंडल में जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा ये घटना उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और ये पूरे वर्ल्ड में, ग्लोब पर हर कहीं काम कर रही होगी। तो इस वजह से ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि इसका मतलब पूरी दुनिया से ये ओजोन लेयर जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, पतली होती जा रही है, और ऐसा हुआ तो ये सारी किरणें नीचे आएगी और ये इस बात का संकेत है कि जो स्किन कैंसर और मोतियाबिंद के पेशेंट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस बात का ये सबूत भी है हमारे पास कि हाँ ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये पूरी जो घटना थी वो आपके सामने मैंने रखी, पूरे इस सिस्टम को मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये पूरा देखा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम अभी अपने आप को बहुत लकी मान लें क्योंकि अभी तक तो हमारे पास ये लेयर बची हुई है, पर अगर हमने ये सारी चीजें नहीं सोची और हम इसी तरह से अंधाधुंध विकास करते रहे तो हो सकता है कि भविष्य में ये लेयर हमारे साथ ना बचे, और अगर ये नहीं बची तो हमारा जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा। अगले किसी वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपने आसपास पानी और पेड़ों की रक्षा कीजिए। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।